नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आपने इकाई 3 अपनी पक्की कापी में लिख लिया होगा। इसके अभ्यास, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर और व्याकरण आदि सब कुछ लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। इस इकाई के लेखक श्री है शंकर दयाल शर्मा जी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से परिचय कराया है। और इस इकाई का प्रकार इसीलिए रेखा चित्र है। रेखा चित्र मानी शाब्दिक परिचय। परिचय किनका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब किन्होंने करवाया है? शंकर दयाल शर्मा जी ने। तो पहले लेखक श्री के बारे में ही कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। शंकर दयाल शर्मा जी की शुरुआत की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा उन्होंने मध्य प्रदेश में ली। फिर आगे उन्होंने आगरा में पढ़ाई की, इससे आगे इलाहाबाद में पढ़ाई की और इससे आगे की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय में से की। और कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की, मानी कौन कौन सी पदवियां ली? MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, LLB आदि की उपाधि प्राप्त की। बाद में क्या किया? तो बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की मानी प्राप्त की। PhD मानी डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर। वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे, मानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक वक्ता के रूप में यानी प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया, यानी कि छात्रों को पढ़ाया। तत्पश्चात यानी बाद में, तत् यानी उनके बाद में, त्यार पछी जेने આપણે गुजरातीમાં कहिए। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद में वे भारत लौट कर आए और राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। विधानसभा के विधायक के रूप में और सांसद के रूप में आरंभ हुई राजनीतिक यात्रा। उन्होंने विधायक के रूप में राजनीति में प्रवेश किया, फिर सांसद बने और आगे चलते चलते राज्यपाल बने, उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर आपकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हुई। राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर राजनीतिक यात्रा यानी कि विधायक के रूप में राजनीति से शुरू करके राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, कुछ के नाम दिए गए हैं। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। इनके कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर पुस्तक हैं, इनके नाम दिए हैं। अब इन्होंने हमें इस इकाई में क्या दिखाया है? तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक ने यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी ने हमें शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। क्या दिया है? तो उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व का, और निष्कर्ष जिसे हम गुजराती में तारण कहते हैं, प्रस्तुत किया है कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे।
उनका मुख्य गुण कौन सा? तो कर्मठता, कर्म करो, बस यही उनका मुख्य गुण है। और इसी गुण के कारण शास्त्री जी अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, इस इकाई में, इस पाठ में हमें क्या सीखना है? तो एक तो समर्पण भावना, दूसरा कर्तव्य निष्ठा, तीसरा कर्मठता मानी कर्म में प्राधान्य, कर्म करते रहना, और एक है सेवा। इन सभी मूल्यों को हमें अपने जीवन में उतारना है। लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े ही सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। उनके बारे में कहा जाता था कि वामन कद में विराट व्यक्तित्व, बहुत विराट व्यक्तित्व, एकदम सादगी सभर व्यक्तित्व था उनका। उनके बचपन का एक प्रसंग, वे जब पढ़ते थे तब उनके विद्यालय से घर तक का रास्ता जो था, बीच में एक नदी आती थी और नदी पर पुल नहीं था। लोग नाव में बैठकर नदी पार किया करते थे। तो नाव में बैठने के 2 पैसे होते थे। शास्त्री जी के पास तो इतने पैसे थे नहीं, बहुत गरीब थे, उनके पिता नहीं थे। उनकी माता ने बहुत मेहनत करके इनको पाला पोसा था। तो उनके पास पैसे नहीं थे। वे क्या करते थे? अपने मित्रों को अपनी कमीज और पुस्तकें दे देते थे और सभी मित्र नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करते थे। शास्त्री जी तैरकर नदी पार कर जाते थे और सामने किनारे पर जाकर अपने पुस्तक और अपनी शर्ट लेकर पहन लेते थे और विद्यालय जाते थे। इसी तरह वापस आते थे। सोचो, इतनी गरीबी में पलकर भी वे प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, बड़ा होने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए पैसे वाले होने की आवश्यकता है, ज़्यादा साधन सामग्री की आवश्यकता है। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करें, तो अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त यानी योग्य। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल योग्य है। क्यों? क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कौन कहते हैं? लेखक श्री कहते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी का पूरा जीवन कर्म की बेमिसाल उदाहरण है। कर्म की बेमिसाल मिसाल दी गई है, क्योंकि कर्म ही उनके लिए सब कुछ है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। कर्मयोगी है, इसी में इनका सबसे बड़ा रहस्य है कि प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे कर्मयोगी होने के मुख्य कारण से ही, क्योंकि बेहद काम करते थे, बेहद लक्ष्य प्राप्ति में कठिन परिश्रम करते थे और इसी के कारण वे हमेशा आगे बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है।
बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। वे ऐसे लोगों में नहीं थे जो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं कि क्या करूँ, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा कर्म ही, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता, मेरे नसीब में ही नहीं है, और कभी अचानक उसे सफलता मिल जाती है। किंतु बल्कि यानी परंतु वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने हाथ में जो रेखाएं हैं, सिर्फ उन रेखा को देखकर अगर हम भविष्य जानते हैं कि हमने किसी को बताया है कि हमारी हाथ की रेखा बहुत अच्छी है, हम बहुत सफल होंगे, किंतु अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो रेखा भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। ऐसे लोगों में वे थे जिसे हथेली की लकीरों में नहीं किंतु अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और इसी से वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने चिंतन यानी कि जो भी काम करना है उसके बारे में सोचना, विचारना, आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना है, कैसी कैसी मुसीबतें आएगी, उन मुसीबतों को कैसे पार करना, इन सबको चिंतन कहा जाता है। चिंतन और कर्म की शक्ति, कर्म करने की शक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है, और इसी भरोसे पर और इसी कार्य पर, इसी शक्ति पर वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते। क्रमशः यानी एक साथ सब नहीं पा लेते, जैसे जैसे उसे सफलता मिलती जाती है वैसे वैसे वे अपना रास्ता आगे बनाते जाते हैं और इस तरह वे आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से वे समर्पित रहते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो कर्म भगवान था। भगवान, हम भगवान किसे मानते हैं? सामान्यतः मंदिर में मूर्ति है, हमारे घर में भगवान की पूजा है, हम उसे भगवान मानते हैं। शास्त्री जी उसे तो भगवान मानते ही थे, किंतु कर्म भी उनके लिए भगवान था। कर्म हमें करना पड़ रहा है, क्या करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। शास्त्री जी ऐसा नहीं सोचते थे, उनके लिए कर्म ईश्वर था और कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित, जो भी अपना कर्म है उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित, संपूर्ण भाव, कहीं भी कुछ भी आशा नहीं है। अगर कर्म किया है तो इसका ऐसा फल मिलना ही चाहिए, ऐसा उसका कभी भी विचार नहीं था। सिर्फ संपूर्ण भाव से कर्म के प्रति ही समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। कर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, कर्म के फल के मौके मिले, तब भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उपेक्षित दृष्टि रखी माने ध्यान नहीं दिया कि मुझे फल मिलना ही चाहिए। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उनका जीवन दर्शन कैसा था? तो गीता में जो कृष्ण ने हमें बताया है निष्काम कर्मयोगी, तो इनका प्रतिरूप यानी इनका ही प्रतिबिंब था। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्मयोगी के लक्षण क्या है, तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन ही यही था, निष्काम कर्मयोगी। इसीलिए लेखक श्री समझते हैं, मैं समझता हूँ, ऐसा कहते हैं कि लेखक श्री समझते हैं कि मैं उन्हें केवल कर्मयोगी ही नहीं, कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त समझूंगा। लेखक कहते हैं कि मैं शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी नहीं, निष्काम कर्मयोगी कहना इससे भी अधिक उपयुक्त समझूंगा। इससे भी इसको निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त, अधिक योग्य रहेगा। सिर्फ कर्मयोगी नहीं, निष्काम कर्मयोगी। क्यों? क्योंकि वे कभी फल की आशा नहीं रखते थे। आगे, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शास्त्री जी के जीवन दर्शन में तीन बातें दिखाई पड़ती है।
कौन सी? तो एक तो अपना उद्देश्य स्पष्ट है, तो उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उसमें हमारी संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, मजबूत दृढ़ आस्था होनी चाहिए। दूसरा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव। उद्देश्य वैसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, तो कर्म का भाव और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। तो जो कर्म हमें करना है उसमें हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये तीन बातें मुझे उनके जीवन चरित्र में दिखाई देती है। उनका संपूर्ण जीवन चरित्र है, उनमें ये तीन बातें हैं। फिर से एक बार, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और उस कर्म में संपूर्ण समर्पण। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। शास्त्री जी ने अपने एक भाषण में अपने ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपको कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। क्या कहा था? तो यदि आप सफल होना चाहते, जो भी आपका क्षेत्र है, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या सामाजिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या अन्य क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, उन क्षेत्रों में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? तो आपको एक तो उसमें सफल होना चाहते हैं और अपने दायित्वों को, दायित्व यानी आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी, उसको आप पूरी तरह से निर्वाह करना अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप पूरी तरह से जिम्मेदारी कैसे निभा पाओगे? तो आपके कार्य और समर्पण, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति और उसके समर्पण भाव में, तथा भक्ति और कर्म में समन्वय, आपकी कार्य के प्रति श्रद्धा, आस्था और अपना कर्म, इन सब में समन्वय होना चाहिए। आप कार्य भी करते होने चाहिए, आपको कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, कार्य के प्रति आपकी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा और कर्म में समन्वय होना चाहिए। सभी एक दूसरे के आधारित होना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने इकाई 4 शुरू किया है। आज हम इकाई 4 का इतना पढ़े हैं, इतना समझे हैं। एक साथ पूरी इकाई पढ़ लेना ज़्यादा होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण पाठ सीखेंगे। आपको रोज़ एक बार यह इकाई को पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसके शब्दार्थ एक बार रफ नोट में लिखने हैं और कंठस्थ करने हैं। इकाई को रोज पढ़ना है, ठीक है।